मेरा रिश्ता अमन से जैसे ही तय हुआ और मैंने अमन के नाम की अंगूठी पहनी, उसी रात मुझे अमन की कॉल आ गई। मेरी ननद मंगनी की रस्म होते ही मुझे बता चुकी थी कि रात को भाई की कॉल का इंतजार करना। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थी। मैंने अपनी ननद को दबे शब्दों में कहा कि हमारे यहाँ शादी से पहले मंगेतर से फोन पर बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। दरअसल हमारी फैमिली बहुत ही पुराने ख्याल की थी, लेकिन मेरी ननद ने मेरी एक न सुनी और कहने लगी, भाई का इरादा तो तुम्हें अपने हाथों से अंगूठी पहनाने का था, लेकिन तुम्हारी माँ ने इस बात पर ऐतराज उठाया तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब तो तुमने मेरे भाई के नाम की अंगूठी पहन ली है, इसलिए ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मेरी ननद मेरी ही उम्र की थी, वह बहुत ही जल्दी मुझसे घुल मिल भी गई थी। रात को जब मैं कमरे में सोने के लिए लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। नंबर देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि मेरी ननद मुझे पहले ही कह चुकी थी कि रात को भाई का फोन आएगा और बात कर लेना। मैंने झिझकते झिझकते फोन उठाया। अगली आवाज एक लड़के की थी। वह कहने लगा, मैं अमन बात कर रहा हूँ। अमन का नाम सुनकर ही शर्म से मेरी नजरें झुक गई। रिश्ता ही कुछ ऐसा था। पहले तो उसने मेरा हाल चाल पूछा। मैंने बस जी ठीक हूँ कहकर ही बात को खत्म और छोटा किया था, लेकिन अमन ने फौरन से मुझसे फ्रैंक होने की कोशिश करना शुरू कर दी। कहने लगा, तुम्हारी तस्वीर देख रहा था जो मोबाइल पर मेरी छोटी बहन रुचि ने खींची थी। मंगनी की रस्म पर मेरी ननंद रुचि ढेर सारी तस्वीरें अपने मोबाइल पर खींच कर ले गई थी, और अमन के मुंह से ये सुनकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे उसकी बात का क्या जवाब देना चाहिए। हमारे यहाँ तो लड़के लड़की की दोस्ती को बहुत ही गलत समझा जाता था, और हम अपनी इसी हद में रहते थे और कभी किसी लड़के से फ्रैंक होने की कोशिश नहीं की थी, और ना ही कोई दोस्त बनाया था। यहाँ तक कि हम तो अपने कजन्स लड़कों के साथ भी ज्यादा फ्रैंक नहीं होते थे। हमारे ताया चाचा के बेटे या फिर मामा बुआ के बेटे हमसे हद में रहकर ही बात किया करते थे। कभी अपनी हदों को क्रॉस करके आपस में दोस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। और ये सच बात है, रिश्तों में अगर पवित्रता बनी रहे तो रिश्ते बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। मैंने ऐसे ही माहौल में परवरिश पाई थी और बड़ी हुई थी, लेकिन अमन उससे बिल्कुल उलट था। जो बातें उसने मुझसे की मेरे कान तक लाल हो गए थे। कहने लगा, तुम्हारी एक तस्वीर को मैंने चूम चूम कर अपने सीने से लगाया है, और ये सुनकर तो मैं पूरी तरह से चटपटा गई। भला ये भी कोई बात बताने वाली है? फिर वह कहने लगा, क्या समस्या थी अगर तुम्हारी माँ मुझे ये मौका देती कि मंगनी की अंगूठी मैं तुम्हें अपने हाथों से पहना देता। कसम से अगर इजाजत मिलती तो अंगूठी पहनाते हुए तुम्हारे खूबसूरत हाथ भी चूम लेता। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर पसीना झलकने लगा था, हाथों में नमी उतरने लगी थी। ऐसी बातें तो मैं ख्यालों में भी नहीं सोच सकती थी। मैंने कहा, बात सुने, मैं उससे कुछ कहना चाहती थी कि वो मुझसे इस टाइप की बातें ना करे। मेरे यूं कहने पर वह कहने लगा, हाँ कहो ना, क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी बातें सुनने के लिए ही तो तुम्हें कॉल की है। मेरा दिल कर रहा है कि मेरी जान बोलती रहे और मैं अपनी जान को सुनता रहूं। और उसकी यही बातें सुनकर मेरा दिल धड़क उठा, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा दिल मेरी पसलियों को तोड़कर मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। सिर्फ 2 मिनट की बात पर ही उसने सारे शर्म के पर्दे हटाने शुरू कर दिए। मैंने हड़बड़ाकर जल्दी से फोन बंद कर दिया था। दिसंबर के सर्द मौसम में भी मैं 2 मिनट में ही पसीने से भीग चुकी थी। दोबारा फोन की घंटी ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया, लेकिन इस बार मैंने फोन नहीं उठाया, बल्कि एक मैसेज किया कि मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे फिर कभी बात कर लूंगी। अभी मैसेज किए हुए मुझे 1 ही मिनट हुआ था कि फौरन रिप्लाई आया कि मेरी नींदें उड़ाकर तुम कैसे सो सकती हो, आज तो रात भर मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। उसकी बातें ऐसी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक मेरे घर वालों को ये बात नहीं पता थी कि मैं अमन से बात कर रही हूँ। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मंगनी के बाद मंगेतर ऐसी बातें करते हैं। मैंने सोचा था बस हाल चाल ही पूछेगा, लेकिन अमन ने तो
पहले ही कॉल में मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। नींद तो खैर रात भर मुझे भी नहीं आई। उसकी बातें ही कुछ ऐसी थी। 6 महीने के बाद हमारी शादी तय हुई थी और मैं नहीं चाहती थी कि इन 6 महीनों में मैं अमन की इस टाइप की बातें और सुनूं, क्योंकि मैं अपने घर की औरतों से सुन रखा था कि शादी से पहले अगर मंगेतर आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो रिश्ते का जो चार्म होता है वह खत्म हो जाता है। शादी से पहले मंगेतर अगर मिलना शुरू कर दे तो ये रिश्ते लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और शादी से पहले ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं और ऐसे रिश्ते ज्यादा परवान नहीं चढ़ते और शादी होने से पहले ही ये रिश्ते टूट जाते हैं। मैं भी नहीं चाहती थी कि शादी से पहले अमन से बात करूं और उससे मेल मिलाप बढ़ाऊं। अभी वह सिर्फ फोन पर बात कर रहा है, कल को वो मुझसे मिलने के लिए भी कहेगा और जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं और जब उनका रिश्ता भी मंगेतर वाला हो तो वह सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। मैं अभी बैठी यही सब सोच रही थी कि अमन अभी मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। अभी हमारी मंगनी को एक ही दिन हुआ है, उसके बावजूद भी वह मुझसे ऐसी बातें करता है जो मुझे सही नहीं लगी। अगली रात उसका फोन फिर से आ गया। मैं सोच चुकी थी कि इस बार उसे साफ मना कर दूंगी कि हमारे यहाँ ये सब अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन वह मेरी बात सुनता ही कब था। मेरी इस बात को भी उसने यूं नजरअंदाज किया जैसे इस बात की उसके नजदीक कोई अहमियत ही नहीं थी। वो तो अपनी बेताबियां बेचैनियां बयान करता रहा और उसकी बातें ऐसी होती कि मेरे कानों से धुआं निकल जाता। एक बार मैंने अमन से कह दिया कि मुझसे ऐसी बातें मत किया करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मंगेतर आपसे कैसी बातें करते हैं? क्या आपस में सियासत पर बातें करते हैं या फिर दो का पहाड़ा याद करते हैं? जाने मन मंगेतर फोन पर ऐसी ही बातें करते हैं, नींदें उड़ा देने वाली, चैन चुरा लेने वाली। मैंने कहा, अमन आप मुझसे ऐसे शब्दों में बात मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा, अच्छा नहीं लगता तो चलो जाने मन, नहीं कहूंगा स्वीट हार्ट, कह दिया करूंगा। मैं तो उसकी इस तरह की बातों से ही परेशान सी होने लगी थी। मैं तो अब अमन से बात ना करने के बहाने ढूंढती थी। मैंने कह दिया कि मेरी माँ ने मुझे आपसे बात करते देख लिया है और वो मुझे डांट रही थी कि मैं आपसे बात ना करूं, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब कुछ बुरा समझा जाता है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारी माँ से साफ कह दूंगा कि मेरी रजनी से बात करवाओ, वरना मैं खुद उससे मिलने घर आ जाऊंगा। यार तुम नहीं जानती मैं कैसे एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रहा हूँ और अब तुमसे बात भी ना करूं। इतना जुल्म तो मत करो मुझ मासूम पर। पूरी रात बेचैनी से तड़पते हुए गुजार देता हूँ, ख्वाबों ख्यालों में तुम्हें बाहों में भरकर चूमता हूँ। उसकी इसी तरह की बातें मुझे परेशान करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगा अमन की डिमांड अब बढ़ने लगी थी। कभी कहता मुझसे वीडियो कॉल पर बात करो, कभी कहता कि घर में कोई बहाना बनाकर किसी रेस्टोरेंट में मिलने आओ। एक बार तो अमन की बात ने मुझे बुरी तरह हिलाकर रख दिया। कहने लगा, तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी नेट की नाइटी खरीदी है, शादी की पहली रात तुम उसे पहनकर बड़ी आफत लगोगी। उसकी इस बात ने मेरे दिल की धड़कनों को बेताब कर दिया। मैंने कहा, अमन हर एक चीज की हद होती है, आपके अंदर जरा भी तमीज नहीं है। मैं आपकी मंगेतर हूँ, आपकी बीवी नहीं। आपको मुझसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंगेतर का रिश्ता कोई इतना गहरा रिश्ता नहीं होता। और फिर ऊपर से आप इस टाइप की बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। ये सब कहते हुए मेरे शब्द थोड़े तेज हो गए थे तो अमन को भी गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, ये कैसे शब्दों में बात कर रही हो तुम मुझसे? ऐसी भी कौन सी बेशर्मी और बदतमीजी कर दी मैंने तुम्हारे साथ कि तुम मेरी परवरिश पर ही उंगली उठा रही हो? मैंने भी गुस्से से फोन बंद कर दिया और मैंने अब अमन का फोन उठाना ही छोड़ दिया। 15 दिन हो गए थे मैंने अमन की कॉल रिसीव नहीं की थी और ठीक 15 दिन के बाद मेरी सास हमारे घर आई और कहने लगी कि हमें शादी थोड़ी जल्दी करनी है। मेरी माँ कहने लगी, लेकिन मंगनी पर 6 महीने की बात तय हुई थी
अभी तो हमारी तैयारी भी पूरी नहीं हुई है। वो कहने लगी, बस कुछ समस्या ऐसी पैदा हो गई है कि हमें शादी 1 महीने के अंदर अंदर चाहिए। ये सुनकर मेरी माँ परेशान हो गई। पापा भी कहने लगे, आखिर ऐसे भी क्या समस्या आ गई, लेकिन वो ये बात बताना नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये सब अमन ने कहा है। उसी ने अपने परिवार वालों के सामने जिद की होगी कि मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। मेरी सास कहने लगी, कुछ घरेलू मसले हैं, बस आप हमें जल्द से जल्द शादी का समय दे दें। मेरी माँ ने जब चाचा ताया से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि शादी तो हमें करनी ही है। अगर वो लोग खुद से इतनी चाहत दिखा रहे हैं तो उनकी कुछ समस्याएं होंगी, तो जल्द से जल्द शादी कर लो। मेरे पापा ने भी इस बात पर हामी भर दी। उसके बाद अमन की मुझे कॉल नहीं आई। 1 महीने का समय भी बड़ी तेजी से गुजरा और मेरी शादी का दिन भी आ गया। लेकिन जब मुझे मंडप में अमन के साथ बिठाया गया तो मैंने देखा अमन का मूड बहुत खराब है। मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या है। जैसे ही विदा होकर मैं अपने ससुराल पहुंची, मुझे अमन के कमरे में बिठाया गया। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पहले अमन जिस बेताबी से मुझे फोन पर बात करता था, जाहिर है आज भी उसकी बेताबियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। थोड़े ही टाइम बाद अमन कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में दबोच लिया हो। लेकिन अमन मेरे पास नहीं आया। उसने मेरी तरफ निगाह भी नहीं उठाई। आज की सारी तैयारी मैंने उसी के लिए तो की थी, लेकिन वो सीधा अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला गया। तो वह सादों से कपड़ों में था। उसके बाद उसने मुझे देखा भी नहीं। वह कमरे से लगी बालकोनी में चला गया और उसके बाद वह कमरे में नहीं आया। लगातार 2 घंटे से मैं उसका इंतजार कर रही थी। अब मैं थक चुकी थी, इसलिए खुद ही उठकर बालकोनी में चली गई। वह वहां बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके चेहरे पर बड़े गुस्से वाला हाव भाव थे। मैंने कहा, अमन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा और कहने लगा, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? उसका बड़ा रूखा सा अंदाज था। मैंने कहा कि मैं बैठे बैठे थक चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगा, तो मैंने तुम्हें कब कहा है कि बैठे रहो? अरे भाई, जाओ कपड़े बदलो और जाकर सो जाओ। ये बात सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। मुझे गुस्सा भी आने लगा था। अब मैं इतनी भी बेशर्म नहीं थी कि अपने मुंह से कहती कि मैं तो तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठी हूँ और इस वक्त तुम्हारी पत्नी हूँ और आज की रात हमारी सुहाग रात है। शादी से पहले तो तुम बड़ी बड़ी बेताबियां दिखाते थे, लेकिन आज मैं यहाँ जरूर चाहती थी कि अमन मेरी तारीफ करे और मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की और मैं वापस कमरे में आ गई। मैंने अलमारी से अपना सादा सा ड्रेस निकाला और बदल कर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे के बाद अमन वापस आया और मेरे बराबर लेटकर उसने रोशनी लाइट ऑफ कर दी और उसने मुझे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन वह अब भी मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था और उसने थोड़े ही टाइम बाद अपने पति होने का हक मुझसे वसूल कर लिया। सब कुछ हो जाने के बाद भी वह अब भी मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। सुबह मैं जल्दी ही उठ गई। नहा धोकर मैंने अच्छी सी साड़ी पहनी और मेकअप करके तैयार भी हो गई। मुझे लगा अब तो वो मेरी तारीफ जरूर करेगा, लेकिन अमन उठते ही नहाने चला गया और तैयार होकर सीधा कमरे से बाहर चला गया। अब तक उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की थी। बात करना तो दूर, उसने मेरी तरफ निगाह भी उठाकर नहीं देखा था। मैं जब कमरे से बाहर आई तो मेरी सास और ननद टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। मेरी सास मुझे देखकर मेरे पास आई और मुझे आशीर्वाद देने लगी। मेरी ननद मेरे कान में कहने लगी, बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने बेदिली से मुस्कुराकर थैंक यू कहकर बात टाल दी। जिसके मुंह से मैं तारीफ सुनना चाहती थी, उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। वह सबके साथ हंस बोल रहा था, बातें कर रहा था। मैं बिल्कुल उसके बराबर बैठी थी, लेकिन वो मुझसे यूं बेपरवाह था जैसे मैं हूं ही नहीं।
अमन की भाभी नाश्ते के बीच हंसी मजाक करती रही, मुझे नाश्ते का भी पूछती रही। भाभी अच्छी आदत की मालिक थी। अमन का व्यवहार सबके साथ अच्छा था, सिवाय मेरे। हमारी शादी को 8 दिन गुजर गए थे। उसने मुझसे बात तक नहीं की। तारीफ तो बहुत दूर की बात थी। जैसे ही वह कमरे में आता, बिना मुझे देखे बालकोनी में चला जाता और रात देर तक सिगरेट पीता रहता, और जब आधी रात बीत जाती तो आकर सो जाता। वह मेरे करीब बस एक ही बार आया था, शादी की पहली रात। उसके बाद तो मैं जैसे उसके लिए थी ही नहीं। एक रात जब वह कमरे में आया तो मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, अमन, आपको क्या हुआ है? मुझसे बात क्यों नहीं करती? मेरी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। वह कहने लगा, अभी ये मालूम नहीं कि तमीज से बात कैसे की जाती है और अपनी हदों में कैसे रहा जाता है। तुम्हें तो ऐसे ही मर्द अच्छे लगते हैं जो अपनी लिमिट में रहकर बात करें, तमीज में रहे। तो मैं वही तमीज और लिमिट सीख रहा हूँ। ये कहकर उसने बड़ी बेदर्दी से मुझे पीछे किया और बालकोनी में चला गया। मैं तो उसे देखकर हक्का बक्का रह गई। फोन पर मेरी की जाने वाली बात का कितना गलत मतलब निकाल लिया था अमन ने। मैंने अपने बहते आंसू पोंछे और बालकोनी में चली गई। वह वही 2 सीटर सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसके माथे के बल अभी भी वैसे के वैसे ही थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी बात पर अमन इस तरह से भी रिएक्शन दिखा सकता है। हालांकि मैं गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने माफी में पहल की। मैंने कहा, अमन, आई एम सॉरी, मुझे आपसे यूं बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब इस बात को लेकर अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन अमन को ना तो मेरे बहते आंसू नजर आ रहे थे और ना ही मेरी माफी स्वीकार थी। जब उसने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया। ढीठ बनकर खुद ही उसके करीब हो गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मर्द अगर बात अपनी अना पर ले जाए तो औरत की जरा सी बात पर उसे इतनी कड़ी सजा भी दे सकता है। मैं अपनी जगह सही थी, लेकिन फिर भी माफी मांग चुकी थी। मेरे यूं कंधे पर सर रखने पर अमन ने बुरी तरह मुझे पीछे धकेल दिया और कहने लगा, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? हम बाहर बालकोनी में बैठे हैं और सामने सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, और तुम यूं बेशर्म की तरह मेरे करीब हो रही हो। वैसे तो तुम बहुत ही शर्मो हया की बातें करती हो, तो तुम्हें इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। हाँ, अगर ऐसी बातें मैं करता तो बात समझ आती, क्योंकि मैं बेशर्म और असंस्कारी जो ठहरा। मैं अब सिसकियों से रोने लगी। मैंने कहा, बस भी कर दो अमन, बात को खत्म करो। अमन कहने लगा, खत्म ही तो कर दी है, रजनी जाओ और जाकर आराम करो। मैंने कहा, आपने मुझे मुंह दिखाई तक नहीं दी। मैं कैसी लगती हूँ कभी नहीं बताया। मैं आपके लिए सस्ती हूँ, संवरती हूँ, और आप एक नजर देखते तक नहीं हो। वो कहने लगा, मेरी तारीफ 3rd क्लास टाइप की होती है, इसलिए रहने ही दो तो ज्यादा अच्छा है। मंगनी का जो टाइम पीरियड होता है उसका एक अपना ही मजा होता है, और मैं उसे दिल से एंजॉय करना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं बेगैरत और घटिया टाइप का इंसान हूँ। ये तो तुमने मुझे एहसास दिलाया कि ऐसी बातें घटिया और 3rd क्लास लोग करते हैं। इसलिए तुमसे अब ट्यूशन लेनी पड़ेगी कि सभ्य और संस्कारी लोग कैसे बातें करते हैं। ये कहकर वो उठकर कमरे में चला गया, और मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी और ये सोचने लगी कि मेरा दोष क्या है, मैं गलत थी या फिर अमन गलत था। लेकिन जो कुछ भी था, मुझसे अमन की ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बातों बातों में मुझे मालूम हुआ कि मेरी बड़ी जेठानी शादी से पहले मेरे जेठ के साथ बातें करती थी। दोनों मंगनी में ही कई बार रेस्टोरेंट में खाना खा चुके थे, मुलाकातें भी होती थी। अक्सर मेरे जेठ और जेठानी अपनी इन्हीं बातों को याद करके एक दूसरे को ताने भी दिया करते थे। मेरी जेठानी कहती थी कि पहले तो बड़ा कहते थे कि शादी के बाद यहाँ लेकर जाऊंगा, वहां लेकर जाऊंगा, और अब तो तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। मेरी जेठानी कहती कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई है तुम्हारे साथ शादी करके। मंगनी के बाद तुमने मुझे बहुत सपने दिखाए थे, कैसे मीठी मीठी बातें किया करते थे, और अब मेरे जेठ कहते कि तुम भी तो पहले की तरह नहीं रही हो। वैसे भी मंगनी का नया नया खुमार होता है, इसलिए मैं तुमसे बहुत सारी बातें करता था। मैं समझ गई
अमन भी अपने भैया भाभी की यही बातें देखकर काफी इम्प्रेस था, इसलिए ऐसे ही बातें वो मुझसे भी करना चाहता था, जो मेरी नजर में ठीक नहीं थी। लेकिन अब शादी के बाद उनकी बहुत अहमियत थी। हर औरत का हक है कि उसका पति उसकी तारीफ करे, मोहब्बत से बात करे, लेकिन अमन मुझे उस जुर्म की सजा दे रहा था जो मेरे जानने में मैंने किया ही नहीं था। मैं अपनी जगह सही थी। एक बार मैं अपनी जेठानी के साथ बाजार गई। अभी मैं मॉल में शॉपिंग कर ही रही थी कि तभी मेरी नजर अमन पर पड़ी। वो किसी लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। काफी एडवांस टाइप की लड़की थी। अमन के हाथ पर हाथ मारकर यूं हंस रही थी जैसे कि आपस में बड़े अच्छे फ्रेंड्स हों। जब मैंने देखा तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। जेठानी भी ये देखकर कहने लगी, ये तो होना ही था। मैंने अपनी जेठानी को हैरत से देखा। मैंने कहा, क्या मतलब है भाभी आपका? तो वो कहने लगी कि देखो भाई, मंगनी के बाद तुमने अमन को बिल्कुल भी घास नहीं डाली। वो तुमसे फोन पर बात करना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन तुमने उसे बेइज्जत करके रख दिया। मंगनी के बाद का जो चार्म होता है, अगर लड़की उसे अपने मंगेतर को एंजॉय ना करवाए तो वह दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी रखने लगता है। अब अमन को ही देख लो, मंगनी के बाद वह तुम पर मरता था, लेकिन तुमने उसे बेइज्जत कर दिया। अब देख लो उसका अंजाम क्या हो रहा है। अब वह दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है। अपनी जेठानी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई और ये सोचने लगी कि अब मुझे मंगनी जैसे एक नाजुक से रिश्ते में बेहयाई करनी चाहिए थी क्या? अमन की सारी डिमांड मैं पूरी कर देती। अगर वो मुझे मिलने के लिए होटल बुलाता तो क्या होटल भी चली जाती, और शादी से पहले ही वह सब कुछ कर लेती जो शादी के बाद किया जाता है। क्या तब मेरी जगह अमन के दिल में बढ़ जाती? मैंने तो हमेशा पवित्रता का पाठ पढ़ा था। मैं रोती हुई वहां से घर वापस चली आई। मैंने सोच लिया था कि आज अमन से फाइनल बात करूंगी। जब वो घर आया तो वो बहुत खुश था। मैंने कहा, किसके साथ घूम रहे थे? मेरी बात पर वह कुछ हैरान हुआ और हंसने लगा और बोला, यूनिवर्सिटी की एक लड़की मिल गई थी, बस उसी से थोड़ी देर एंजॉय कर लिया। अब हम जैसे बदतमीज तो ऐसे ही होते हैं। तुम्हारी तरह समझदार नहीं हूँ, वरना अपने क्लास फेलो से बात ही नहीं करता। मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही हो जाना चाहिए। मैं भी यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ पढ़ती रही हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप की ये गलती थी कि उन्होंने मुझे हमारी सभ्यता, संस्कृति और शर्मो हया का पाठ पढ़ाकर वहां भेजा था। मैंने किसी भी लड़के से बेफिजूल बात नहीं की, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था कि हमेशा अपनी इज्जत की सुरक्षा करना, अपनी हद कभी भी पार मत करना। लड़की की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है, एक बार टूट जाए तो किरच कीची हो जाती है और उसकी चुभन जिंदगी भर रहती है। लेकिन शायद वह गलत थी और मैं भी गलत थी, जो आज तक अपनी नजरों की हिफाजत करती रही, खुद को छुपा कर रखती रही, इसीलिए कि मैं ये समझती थी कि मेरी हर चीज पर सिर्फ मेरे पति का हक है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ठीक तो आप है अमन, लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं। आप स्कूल लाइफ को एंजॉय करते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय करते हैं, यहाँ तक कि मंगनी के बाद की लाइफ को भी, जो मैंने आपकी खराब कर दी। मुझे भी यही करना चाहिए था। यूनिवर्सिटी के लड़कों से हंस हंस कर बातें करनी चाहिए थी, अपना आप छुपाने की बजाय दिखाना चाहिए था। अगर मैं ऐसा करती तो आज मेरे भी बहुत से लड़के दोस्त होते, जो कभी मुझे किसी मॉल में मिल जाते तो मैं खूब इंजॉय करती और मुझे उनसे हर तरह की बात करने की आदत होती, तो शायद मंगनी के बाद आपकी हर बात का हंस हंस कर जवाब देती। मंगनी से पहले ही अपनी शर्मो हया ताक पर रखकर आपके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेती। काश मैं अपनी सभ्यता और संस्कार को अहमियत ना देती। आपकी तरह मैंने समाज को देखा होता, उसे अहमियत दी होती। ये कहकर मैं अपनी जगह पर जाकर लेट गई और अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया। लेकिन अमन की साइड का लैंप जल रहा था। वो बेड के क्राउन से टेक लगाए ना जाने क्या सोच रहा था। मुझे नींद आने लगी थी और कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। अगले दिन अमन के कुछ यूनिवर्सिटी के दोस्त घर आए। जब मैंने देखा तो एक अच्छी सी फैंसी साड़ी निकाली और खूब मेकअप किया।
अपने लंबे घने बाल भी खुले छोड़ दिए, साड़ी नेट की थी और ब्लाउज भी स्लीवलेस ही पहना था। खुद को छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। बड़े फ्रेंडली अंदाज में मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। हेलो एवरीवन कहकर मैंने अमन के साथ उसके तमाम क्लास फेलो का ध्यान अपनी तरफ दिलाया। मेरी खूबसूरती देखकर वे कुछ देर के लिए आंखें चिपकाना भूल गए, लेकिन सबसे ज्यादा जान अमन की निकली। मैं बड़ी अदा से चलते हुए अमन के बराबर में जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे अपने दोस्तों से? अमन को शायद मुझसे ऐसे बोल्ड रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो तो ठीक से हैरान भी नहीं हो पाया था। जब मैंने कहा कि चले कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मैंने उसके दोस्तों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मैंने कहा, मैं अमन की वाइफ हूँ। मेरा ये अंदाज अमन के दोस्तों को भी हैरान कर गया। उन्होंने भी मुझसे हाथ मिलाना शुरू कर दिया और मेरी तारीफें शुरू कर दी। अमन का चेहरा ये सब देखकर गुस्से से लाल हो गया। उसका ये चेहरा देखकर मेरे दिल में ठंडक उतर गई। उसे समझाने के लिए मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा था। इतनी ही देर में घर की नौकरानी चाय लेकर आ गई। मैंने चाय भी एक एक को अपने हाथों से दी। उनसे हंस हंस कर बातें भी कर रही थी। अमन बिल्कुल खामोश मुझे गजब नजरों से घूरे जा रहा था। कुछ ही देर में उसके दोस्त मेरी तारीफ करने के बाद वहां से चले गए। जैसे ही वो लोग ड्राइंग रूम से बाहर निकले, अमन ने बड़ी जोर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए कमरे में ले गया। मैं जानती थी कि उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा था। कमरे का दरवाजा उसने बड़ी जोर से बंद किया और मुझे बेड पर जोर से फेंका और कहने लगा, ये क्या बदतमीजी थी जो तुमने की है? तुम्हें क्या जरूरत थी उनके सामने इस तरह के कपड़े पहन के आने की और इतना ज्यादा फ्रैंक होने की? वो एक से बढ़कर एक बदतमीज टाइप के लोग हैं। खबरदार जो आगे से उनके सामने यूं तैयार होकर आई। मैं बेड से खड़ी होकर उसके सामने आ गई। मैंने कहा, क्यों ना तैयार होकर उनके सामने जाऊं? मुझे भी तो मेरी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी दिन से तारीफ सुनने को नहीं मिली थी। आज तुम्हारे दोस्तों ने मेरी बहुत तारीफ की है। यह सब सुनने के बाद अमन का गुस्से से बुरा हाल हो गया और फिर वह जोर से चिल्लाता हुआ बोला, पत्नी हो तुम मेरी और अब इस घर की इज्जत भी। अगर दोबारा उन्होंने तुम्हें नजर भर के भी देखा तो जान ले लूंगा उनकी। बहुत शौक है तुम्हें तैयार होने का तो मेरे लिए हुआ करो, समझी? खबरदार जो किसी गैर के सामने यूं तैयार होकर गई। मैंने कहा, आपके लिए? आपके लिए क्यों अमन? आपके नजदीक मुझसे ज्यादा आपकी क्लास फेलो अहमियत रखती है, मैं नहीं। मेरी बात सुनकर वो कुछ शर्मिंदा सा हुआ और कहने लगा, बस मुझे तुम्हारी वो बात बुरी लग गई। आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज मुझे तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो और ऐसे ही रहा करो। मुझे तुम्हारी बात अब समझ आ गई, लेकिन बस भाई भाभी को मैंने उनकी मंगनी के समय ऐसे ही फोन पर बातें करते हुए और रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखा था, इसीलिए मुझे भी ऐसा शौक होने लगा था कि जब मेरी मंगनी होगी तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। लेकिन तुमने बात यहीं तक पहुंची थी कि बाहर से लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगी। मेरी जेठानी के वही रोज के ताने शुरू हो चुके थे कि शादी से पहले तो तुम बहुत मोहब्बत जताते थे, अब वो तुम्हारी मोहब्बत कहाँ चली गई? पहले मेरे लिए जितना बेचैन रहते थे अब उतना मेरे लिए बेचैन क्यों नहीं रहते? उधर मेरे जेठ कह रहे थे कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। शादी के बाद मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। 2 बच्चे हैं, हमारी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। मैं तुम्हारे ये चोचले बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जेठानी कहने लगी, तुमने भी तो शादी के बाद मुझे वो मोहब्बत दी ही नहीं जो मंगनी के बाद किया करते थे। वो कहने लगे, शादी से पहले सब कर चुका था, इसलिए शादी के बाद तुम्हारे अंदर मुझे कुछ नया नजर ही नहीं आया। सब कुछ तो शादी से पहले ही हो चुका था। अब ये फिजूल की बहस छोड़ो। लेकिन मेरी जेठानी तो लड़ाई झगड़ा किए जा रही थी और मैं अपने कमरे में उन दोनों की आवाज सुन रही थी और अमन को देखी जा रही थी, जो शर्मिंदा सा मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक थी। कुछ चीजें अपने समय पर ही अच्छी लगती हैं।
अगर हम भी शादी से पहले एक दूसरे को हद से ज्यादा जान लेते, हद से ज्यादा करीब हो जाते, तो शायद अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। भगवान ने रिश्तों में पवित्रता रखी है और वो रहनी चाहिए, ये अच्छी बात है। अमन ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए मेरी तारीफ की और कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है, किसी कमल के फूल की तरह, जिसके चारों तरफ भले गंदगी फैली हो, लेकिन वह खुद को गंदगी नहीं लगने देती। अमन की बाहों में समाते हुए मेरे दिल में एक सुकून सा उतर गया कि सही समय पर मैंने सही फैसला किया और इसके बदले मुझे आज एक सुकून और प्यार भरी जिंदगी मिल रही है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।